बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरशद। धान 2024 का सीजन शुरू हो चुका है। हमारी तमाम तर काविशें एक अच्छी पैदावार के लिए हैं और एक अच्छी पैदावार के लिए बिलाशुबा एक अच्छा फर्टिलाइजर प्लान मेजर हैसियत रखता है। लेकिन याद रखें, ये काफी नहीं होता। अच्छी पैदावार के लिए बहुत सारे अवामिल कार फरमा होते हैं, जिनमें एक जरखेज और मोतदल जमीन का होना जरूरी है, एक अच्छे बीज का होना जरूरी है, कीड़े मकोड़ों की बेहतरीन मैनेजमेंट जरूरी है, बीमारियों की बेहतरीन मैनेजमेंट जरूरी है, अच्छे साजगार माहौल का होना जरूरी है। हमारे फार्मर के पास इतना इल्म होना जरूरी है, उस फसल की नेचर को समझ सके, उस फसल की स्टेजेस को समझ सके, उस फसल के लिए डाली जाने वाली खादों के औकात को समझ सके, उनके इंग्रेडिएंट को समझ सके। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें मिलके एक अच्छी पैदावार की जमानत होती हैं। अब चूंकि बहुत सारे फार्मर इन सारी चीजों से वाकिफ नहीं होते हैं, बहुत सारे फार्मर ऐसे होते हैं जो के पास टाइम बहुत कम होता है, वो जॉब करते हैं या वो बिजनेस करते हैं। अब जो वर्कर होते हैं उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी कोशिश ये रही है कि हम एक ऐसा जामिया मुकम्मल फर्टिलाइजर प्लान तैयार करें जो इन तमाम अवामली तकाज़ों को पूरा करे। अगर आपकी जमीन का स्ट्रक्चर खराब है, पीएच ज्यादा है, सख्त है, तो भी फर्टिलाइजर प्लान ही इसको कवर करे। अगर आपकी फसल में बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं, बकैनी के इश्यूज हैं, डीएलबी के इश्यूज हैं, ब्लाइट्स के इश्यूज हैं, तो इनको भी आपका फर्टिलाइजर प्लान ही कवर करे। एनवायरमेंटल कंडीशन, कुछ सख्त मौसमी हालात होते हैं, इनको भी आपका फर्टिलाइजर प्लान ही कवर करे। कुछ इलाकों में पानी के और कुछ मसाइल हैं, तो इन चीजों को भी आपका फर्टिलाइजर प्लान ही कवर करे। तो आज की वीडियो में ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बेसल डोज की बात करूंगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस स्टेज के लिए फास्फोरस सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये पौधे के फंडिशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर ये चीजें जड़ें, मुड़, तने मजबूत होते हैं तो सारी बात है, शगुफा साजी ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगी, पौधा खुराक अपटेक ज्यादा कर पाएगा। तो इसलिए जो फास्फोरस है इसको मेजर हैसियत हासिल है। इसके लिए हमने 4 ऑप्शन रखे हैं। आप डीएपी यूज करें, आप एसएसपी इस्तेमाल करें, या आप बीओपी इस्तेमाल करें, या आप नाइट्रोफास इस्तेमाल करें। आप जमीन की साखत के एतबार से कैसे करेंगे? अगर आपकी जमीन मोतदल है, मोतदल पीएच रखती है, जरखेज है, तो आपका अवलीन तरजीह डीएपी होना चाहिए। अपनी हैसियत के मुताबिक आप 1 बैग डाल सकते हैं, 2 बैग डाल सकते हैं, 1.5 बैग डाल सकते हैं, जैसा आप अफोर्ड कर सकें। एक बात ज़हन में रख लें, डीएपी जमीन के पीएच को बढ़ाता नहीं है। हाँ, अलबत्ता बढ़े हुए पीएच में दस्तयाब कम होता है। दूसरी चीज, अगर आपकी जमीन पक्की है, 8 के आगे पीछे इसका पीएच है, इसका ड्रेन सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम है, आपको एसएसपी इस्तेमाल करना चाहिए, आपको बीओपी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप एसएसपी या बीओपी की तरफ आ रहे हैं तो फिर इनके साथ या एक्स्ट्रा आपको आधा बैग यूरिया का शामिल करना जरूरी है। चौथा ऑप्शन आपके पास नाइट्रोफास का है। अगर आप बेसल में दे रहे हैं तो तरजीह दें एंग्रो का, जो नाइट्रोफास है वो बेसल के लिए बड़ा अच्छा है। अगर आप खड़ी फसल में डालना चाह रहे हैं तो फिर सरसब्ज का इसके काम के लिए बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पे पोटाश है। कोशिश करें, क्योंकि आप बेसल में दे रहे हैं, तो आप एफएफसी का 50 किलो वाला जो बैग है वो इस्तेमाल करें। उसमें से 25 किलो फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। अब आते हैं तीसरे जुज की तरफ। इसमें हम ऑर्गेनिक मैटर शामिल करना चाह रहे हैं। ये 50 किलो फी एकड़ के हिसाब से करें। आप आर्चिवेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ब्रेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी और कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी का भी करें, लेकिन लाजमी करें। और अगर नामियाती मादा आपकी दस्तरस में नहीं है तो कम से कम एक ऑप्शन आपको लेना चाहिए कि आपको ह्यूमिक एसिड 8 किलो का थैला फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए।
ये चीजें मैं यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक तो हमारा जो जमीनी स्ट्रक्चर है, खादों की दस्तयाबी के हवाले से बड़े मसाइल हैं, इसमें नामियाती मादे की कमी है, आमतौर पे किसी हद तक बेहतर है अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं। और खास तौर पे अगर आप एसएसपी और बीओपी इस्तेमाल कर रहे हैं फिर तो ये जरूरी होता है, क्योंकि ये दो खादें कुदरती माहौल को पसंद करती हैं। आपकी जमीन में ऑर्गेनिक मैटर का स्टेटस अगर अच्छा है तो इनकी दस्तयाबी बहुत अच्छी होती है। तो आप ये दो चीजें इनमें से एक आपने सेलेक्ट करनी है। आप नामियाती मादा इस्तेमाल कर लें या आप होमिक एसिड इस्तेमाल कर लें। मेरी जाती जो राय है वो ऑर्गेनिक मैटर की तरफ जाती है कि आप ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल करें। आर्चीविड चूंकि महंगा बहुत ज्यादा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ बता एक ऑप्शन यहाँ पे ब्रेकर का है, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और ये रीजनेबल प्राइस में। चौथे नंबर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्राइकोमोनास। ये एक बायो एजेंट है। मैंने भी अर्ज किया है कि हमारी कोशिश है कि हम बीमारियों की मैनेजमेंट भी अच्छी करें और जमीन के स्ट्रक्चर के जो मामलात हैं उसमें भी मावन साबित हो। तो ट्राइकोमोनास में दो इकसाम के ट्राइकोडर्मा पाए जाते हैं। इसका इंग्रेडिएंट मैं स्क्रीन के ऊपर भी दे देता हूं। दो किस्म के ट्राइकोडर्मा पाए जाते हैं। इसके अलावा सोडोमोनास बैक्टीरिया भी इसमें शामिल है, बैसिलस बैक्टीरिया भी इसमें शामिल है। ये माइक्रोब्स होते हैं, जमीन के कुदरती माहौल को बरकरार भी रखते हैं और कुदरती माहौल में अपनी अफजाइश भी बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं, आपकी जमीन को नेचुरली बेहतरी की तरफ लेके आते हैं। फर्ज कर लें आपकी जो फसल है इसके ऊपर पिछले साल डीएलबी का खासा अटैक रहा है। आपके सीड में अगर इसके पैथोजिन आ गए हैं, आपकी जमीन में अगर इसके पैथोजिन मौजूद हैं, ये उनको किल करेगा। आपकी जमीन में बहुत सारी फंजाइयां डेवलप हो चुकी हैं जो मुड के गलाव, तने के गलाव और बहुत सारे ब्लाइट के लिए मावन साबित होती हैं। ये उनको खत्म करते हैं और आपकी जमीन को साफ कर देते हैं। तो इसलिए बीमारियों का खतरा जो है ना वो भी 80% तक टल जाता है। इसके अलावा जमीन के पीएच को बेहतर करता है, जिससे खादों की दस्तयाबी में इजाफा हो जाता है और जमीन के कुदरती माहौल को बरकरार रख लेता है। तो इस तरह ये चार चीजें मिलाने से हमारा बेसल डोज कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आते हैं हम उस डोज की तरफ जो हमने 12 से 15 दिन पे देना है। यहाँ पे चूंकि पौधा नेचुरली अपना जो जड़ों की डेवलपमेंट है वो कर चुका होता है ज्यादातर और बाकी कर रहा होता है। अब पौधे को जरूरत है शगुफा साजी की। तो इस काम के लिए जो खादें इस्तेमाल होती हैं इसमें नाइट्रोजन ज्यादा अहमियत रखता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा अहमियत रखते हैं और कुछ बायो फर्टिलाइजर बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। यहाँ पे हम 3 चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो यूरिया है। यूरिया हमने 35 किलो इस्तेमाल करना, एक पूरा बैग इस्तेमाल नहीं करना। एक बात जहन में रख लें, ये पिछले साल के एक्सपेरिमेंट है। हमने जिस फील्ड के ऊपर यूरिया कम से कम इस्तेमाल किया वहां पे बीएलबी का हमला कम से कम रहा या नहीं रहा। इसलिए यूरिया को बड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा। फर्स्ट कर लें आपका टारगेट है कि मैंने 2.5-3 बैग डालने हैं तो फिर डाल लें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इकट्ठा ही सारा डाल लेंगे या 2 एक साथ कर लेंगे। आपको फिर भी ये थोड़ा थोड़ा हर बार डालना चाहिए, इसी में बेहतरी है। आप वन टाइम में 35 किलो से ज्यादा ना डालें। और इसके साथ में 2 ऑप्शन है। आप ट्रेस एलिमेंट के लिए सुल्तान इस्तेमाल कर लें 5 किलो के एकड़ के हिसाब से। सुल्तान में सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक, बोरान ये सारी चीजें शामिल हैं। चिलेट हालत में है, 12% में है, अवेलेबल फॉर्म है, 100% सॉल्युबल है। आप यूरिया के साथ मिला के इस्तेमाल करें, आपको शानदार रिजल्ट मिल जाते हैं शगुफा साजी के लिए, फसल की रंगत के लिए, फसल की ग्रोथ के लिए। दूसरा ऑप्शन यह है कि आपकी सुल्तान आपके दस्तरस में नहीं है तो फिर आप 8 किलो जिंक शामिल कर लें और 8 किलो मैग्नीशियम सल्फेट शामिल कर लें। तीनों चीजों को मिला के फिर आप छटा कर लें, आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तीसरी चीज जो हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं वो बायो फर्टिलाइजर है। ऐसा बायो फर्टिलाइजर
जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज हों, खास तौर पे फ्री लिविंग बैक्टीरियाज हों, जिसमें एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलियम है। ये एटमॉस्फेयर से भी नाइट्रोजन को फिक्स करके आपके पौधे को देता है। नाइट्रोजन के फॉर्म चेंज करने के लिए बड़े कारगर हैं और आपके पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करते रहते हैं, पौधे के लिए काफी देर तक अवेलेबल करवाते रहते हैं। ये नाइट्रोजन की डीनाइट्रिफिकेशन को भी रोकता है, जो उड़ता है उसकी ज़िया को भी रोकता है और लीच की खासियत को भी कम करता है, इससे भी हमारी नाइट्रोजन जाया होती है। इसके अलावा ZSB यानी कि जिंक को सॉल्युबलाइज करने वाले बैक्टीरिया जो जबरदस्त यूरिया में पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी गुमान करते हैं जी जबरदस्त यूरिया में जिंक भी शामिल है। भाई जिंक शामिल नहीं है, जिंक को सॉल्युबलाइज करने वाले बैक्टीरिया कोट है, वही बैक्टीरिया इसमें होने चाहिए बायोफर्टिलाइजर में। KSB पोटाश को सॉल्युबलाइज करने वाले बैक्टीरिया होने चाहिए। PSB जो फास्फेट को सॉल्युबलाइज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो भी इसमें शामिल होने चाहिए, ताकि जो खाद आपने फास्फोरस की शक्ल में दी है वो भी जाया ना हो, जो पहले से आपने खादें डाली हुई हैं उसको भी सॉल्युबलाइज करके अवेलेबल करे। तो इस काम के लिए आपको बायोफर्टिलाइजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कोई भी कर सकते हैं, मार्केट में बेशुमार बायोफर्टिलाइजर शामिल हैं। हमारी अवलीन तरजीह रिक्लेमर है, आप ये से इस्तेमाल कर सकते हैं, रीजनेबल है, कम खर्च में, बाला नशीन है। तो ये तीन चीजें मिला के हमारा दूसरा डोज कह लें जो 12 से 15 दिन पे दिया जाता है। अब आते हैं हम तीसरे डोज की तरफ कि तीसरा डोज कब करना चाहिए। देखें, तीसरा डोज 21 से 27 दिन पे होना चाहिए। 21 से 27 दिन पे एक हिकमत अमली ये भी है, आप फार्मर हैं, हर साल एक तजुर्बा करते होंगे, मेरे जाती मुशाहिदात हैं, 26, 27 से 30 दिन पे हमारी धान की फसल एक दफा रुकती है, स्ट्रेस लेती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे पौधे चूंकि टेलरिंग की पीक पे होते हैं, जितनी शगुफे निकल रहे हैं पौधे के लिए उतनी खुराक की जरूरत पड़ रही होती है, और यहां पे हमारी जमीनों के स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि हमारी डाली गई खादें अवेलेबल नहीं हो रही होती। ऐसा आयरन जो अनअवेलेबल फॉर्म में होता है हमारे पौधों की जड़ों के गिर्द इकट्ठा होता है, जड़ों को ब्राउन और ब्लैक टाइप में तब्दील करना शुरू कर देता है, जिससे पौधे के खुराक अपटेक करने के मरहले में प्रॉब्लम पैदा होती है और पौधे स्टंट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। वहां पे हम बहुत सारी खादें डाल रहे होते हैं, वो कारगर नहीं होती। क्यों कारगर नहीं होती? कि जो असल प्रॉब्लम है हमें उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी होती। इस काम को बेहतर करने के लिए ये सारी चीजें, जिस तरह ने बायोफर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है, ट्राइकोमोनास इस्तेमाल किया है या नामियाती मादा इस्तेमाल किया है, यही इसके परमानेंट हल होते हैं। तो यहां पे हमारी फसल रुकेगी नहीं। तो यहां पे भी हमने 3 चीजों का इंतखाब करना है। यूरिया 35 किलो शामिल करेंगे, सल्फर 2 से 4 किलो इस्तेमाल करेंगे और लसानी 11-22 का 6 किलो फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल। अब सल्फर को भी आप जानते हैं, यूरिया को भी आप जानते हैं, लसानी आपके लिए एक नई चीज होगी, जारी बात है। ये मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें 11% नाइट्रोजन, 11 फास्फोरस और 22% पोटाश होता है। इसके अलावा 50% माइक्रो न्यूट्रंट्स हैं जो चिलेट हालत में है, अवेलेबल फॉर्म में है, 100% सॉल्युबल है। अगर आप लसानी 6 किलो फी एकड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर सल्फर आप 1 किलो पे भी ला सकते हैं, सल्फर 1 किलो कम कर सकते हैं, क्योंकि 18% इस प्रोडक्ट में भी मौजूद होता है। यहां पे ये दी गई डोज आपकी फसल को बूस्ट करेगा, इसे ज्यादा शगुफा साजी करवाएगा, ज्यादा गहरी सब्ज रंगत देगा और ज्यादा बढ़ोतरी की तरफ लेके आएगा। तो आपकी फसल अगर रुकी हुई है, पीली पड़ रही है, स्ट्रेस में है, इस तरह के मामलात नहीं रहेंगे। चौथी डोज का टाइम ये तकरीबन आपने 37 से 40-42 दिन पे आप मुख्तस कर दें।
यहाँ पे 2 चीजें हम शामिल करेंगे। 30 किलो यूरिया यहाँ पे देंगे, ये हमारा आखिरी यूरिया होगा, और 5 किलो सालुबल पोटाश यहाँ पे हम शामिल कर सकते हैं। सालुबल पोटाश यहाँ पे इसलिए फायदेमंद होगा कि बहुत सारी जमीनों में तने गलने का, जड़ें गलने के इश्यूज आते हैं, और आमतौर पे पैनिकल इनिशिएशन स्टेज आती है जब मुंजर बनना शुरू होता है, उसके बाद ज्यादा ये मसाइल देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का मामला ठीक रहेगा, पौधे का डिफेंस मैकेनिज्म ठीक रहेगा, पौधा कीड़े मकोड़ों बीमारियों से लड़ने की ताकत पे रहेगा, और वैसे भी हमने एक मेजर एलिमेंट के तौर पे फसल को देना होता है, तो फिर आप इस डोज में दें जो 40 दिन पे दी जाती है। इसके बाद अगर तो आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन फसल है, आप डायरेक्ट वो पे जाके अगला डोज करेंगे जिसमें 5 किलो पोटाश सालुबल और 5 किलो लसानी शामिल करेंगे। अगर आपकी फसल लंबे दौरानिये की है तो फिर 55 से 60 दिन पे आपको आधा बैग कैन गवारा डाल लेना होगा। ये थोड़ा सा फर्क है लंबे और छोटे दौरानिये की फसल में, कि लंबे दौरानिये की फसल में आपको कैन शामिल करना पड़ेगा और छोटे दौरानिये की फसल को जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट गो पे पोटाश और लसानी 5 किलो के हिसाब से डालेंगे। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगी। फर्टिलाइजर प्लान को दोबारा से मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो फिर व्हाट्सएप के ऊपर आ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह।